बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आतिफ अता है। आप देख रहे हैं बायोलॉजी विद डॉक्टर मोहम्मद आतिफ अता, मेरा यूट्यूब चैनल। ये न्यूक्लियस आज हमने डिस्कस करना है। ये उसी चैप्टर नंबर 4 की कंटिन्यूएशन है, अगर आपको याद हो जो हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 सेल। आज हम उसका एक और इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज न्यूक्लियस, अ मेन सेंटर ऑफ द सेल, अ कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। वो सेगमेंट, वो कंपोनेंट सेल का जो बेसिकली तमाम के तमाम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। आइए उसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि व्हाट इज न्यूक्लियस। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म which controls all the activities of cell। सेल की जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उन सबको कंट्रोल कर रहा है। सो इट्स अ मेन कंट्रोलिंग सेंटर। ये वो बेसिक मेन कंट्रोलिंग सेंटर है जिसके ऑर्डर पर तमाम फंक्शन परफॉर्म होते हैं। तो मेजरली जो फंक्शन परफॉर्म करेगा, जो ऑर्डर जनरेट करेगा फंक्शन बॉडी के यानी सेल के बाकी कंपोनेंट्स करेंगे, ऑर्डर जो जनरेट करेगा, जो कंट्रोल करेगा तमाम एक्टिविटीज को, इट इज टर्म्ड एज न्यूक्लियस। इसकी जो डिस्कवरी है वो हुई थी 1831 में। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। इन 1831 में इन्होंने फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी 1831 बाय रॉबर्ट ब्राउन। याद रहेगा, याद रखिएगा इसे कि रॉबर्ट ब्राउन ने बेसिकली इसकी डिस्कवरी की। न्यूक्लियस जो है प्लांट सेल में इसको हम ऐसे समझें कि अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल सेंटर में होता है। सो न्यूक्लियस लाई इन द सेंटर ऑफ सेल। जबकि अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में याद रखिएगा न्यूक्लियस लाइज एट द पेरिफेरी। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्यों प्लांट सेल के अंदर ये पेरिफेरी में जा रहा है? उसकी वजह ये होती है कि प्लांट सेल हैज अ लार्ज वैक्यूल, बहुत बड़ा वैक्यूल होता है उसमें। उस वैक्यूल के बड़ा होने की वजह से वो पुश कर देता है न्यूक्लियस को towards the periphery. So nucleus lies at the periphery because of large vacuole। ये शॉर्ट आंसर भी बनता है, याद रखिएगा, ये शॉर्ट आंसर भी बनता है। Why nucleus of the plant cell lies at the periphery? Because of the large vacuole। ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि what are the basic components? What are the basic components of nucleus? So the basic components of nucleus वो बेसिकली क्या है? वो दो आते हैं। नंबर 1 is the membrane which is termed as nuclear membrane. Another is nucleoplasm। ये दो कंपोनेंट्स हैं न्यूक्लियस के, याद रखिएगा। 1 इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हम सेल बनाते हैं। ये एक यूकैरियोटिक सेल है हैविंग अ प्रॉपर शेप्ड न्यूक्लियस। तो ये सब का सब इसके अंदर बना हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर एक स्मॉल कंपोनेंट होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, इट्स ओवल शेप स्ट्रक्चर।
एक फाइन थ्रेड्स का एक नेटवर्क होता है लाइक दिस, जैसे कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमोसोम्स का बना होता है, क्रोमैटिन रेटिक्यूलम भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दो इसके कंपोनेंट्स हैं, वन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अनदर इज न्यूक्लियोप्लाज्म। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। याद रखिएगा कि इट इज डबल लेयर्ड membrane with pores termed as nuclear pores। इसके अंदर यहां पर अगर आप देखें ऐसे पोर्स बने होते हैं, इस तरह से इसमें पोर्स बने होते हैं, होल्स बने होते हैं, which help to transport different material from nucleus to cytoplasm, from cytoplasm to nucleus। Obviously बहुत सारे इसमें केमिकल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ट्रांसमिट होते हैं जो कि न्यूक्लियस की तरफ जाते हैं या न्यूक्लियस से बाहर आते हैं। क्लियर? तो न्यूक्लियर पोर्स, इट इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन हैविंग अ न्यूक्लियर पोर्स, इसमें न्यूक्लियर पोर्स मौजूद होंगे। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। न्यूक्लियोप्लाज्म के लिए याद रखिएगा इट इज also termed as कैरियोलिम्फ। कैरियो कहते हैं न्यूक्लियस को, लिम्फ कहते हैं फ्लूइड को। तो न्यूक्लियोप्लाज्म, कैरियोलिम्फ एक ही बात है। ठीक है, अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म में बेसिकली मौजूद क्या है, याद रखिएगा न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन, it contains nucleolus and chromatin network। तो न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोलस कंटेन करता है एज वेल एज इट कंटेन क्रोमैटिन नेटवर्क। ये जो न्यूक्लियोलस है न्यूक्लियोलस का काम क्या है, पहली बात याद रखिएगा इट इज ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड डिसअपियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब भी सेल डिवाइड होना स्टार्ट होता है न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। तो याद रखिएगा सेल, जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होगी न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा। व्हाट इज द रोल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियस बेसिकली कर क्या रहा है, याद रखिएगा कि इट हेल्प्स इन नंबर वन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करवाता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। आरएनए बनाता है। तो याद रखिएगा आरएनए की फॉर्मेशन और डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोटीन्स हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए नेचर ने न्यूक्लियोलस को रखा है। क्लियर हुई यहां तक बात? अब हम बात करते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क की। यहां पे ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिस वन, इट इज टर्म्ड एज क्रोमैटिन नेटवर्क, या इसको कहते हैं क्रोमैटिन रेटिक्यूलम। क्रोमैटिन नेटवर्क या इसे कहते हैं क्रोमैटिन रेटिक्यूलम। याद रखिएगा ये क्रोमैटिन नेटवर्क नॉर्मली सेल्स में नजर आता है, लेकिन जब सेल ने डिवाइड होना है तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये चेंज हो जाता है इनटू क्रोमोसोम। तो याद रखिएगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन नेटवर्क और क्रोमैटिन रेटिक्यूलम फॉर्म्स क्रोमोसोम्स। ये बेसिकली क्रोमोसोम्स बना लेता है। यहां तक बात मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी। ये बहुत आसान सा मैंने कोशिश की है सिंपल पॉइंट्स आपको बताऊं। एक और यहां पे बात याद रखिएगा, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं बॉडी के जिसके अंदर एक से ज़्यादा सेल होते हैं। तो
तो जो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं दे आर टर्म्ड एज क्वाइनोसाइटिक या उसे कहते हैं सिनोसाइटिक। क्या कहेंगे? क्वाइनोसाइटिक और सिनोसाइटिक। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स आर टर्म्ड एज इसे कहते हैं सिनोसाइटिक, क्वाइनोसाइटिक। इट मींस इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। ठीक है, यहाँ तक मेरा ख्याल है आपको बात समझ आ गई। ठीक है बेटा। अच्छा, इससे रिलेटेड अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द क्रोमोसोम कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं बेसिकली क्या है, इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, नेचर ने इन्हें किस तरह का बनाया है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, आइए उसे डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? मैंने भी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आप एक सेल नॉर्मल फॉर्म में देखें तो वो आपको किस तरह से नज़र आएगा कि इसके अंदर एक न्यूक्लियस और एक आपको ऐसे क्रोमैटिनिक नेटवर्क नज़र आएगा। लेकिन जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो ये स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरह से नज़र आएगा, सेल मेम्ब्रेन, और उसके न्यूक्लियस के अंदर आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। दीज स्ट्रक्चर्स बेसिकली आर टर्म्ड एज क्रोमोसोम। व्हाई दे आर टर्म्ड एज क्रोमोसोम? ये जो वर्ड है क्रोमो, क्रोमो कहते हैं कलर को और सोमा कहते हैं बॉडी को। याद रखिएगा, इट इज नॉट कलर्ड बॉडी, इट्स अ पैराडॉक्सिकल टर्म, इट्स अ मिसनोमर। क्यों? असल में जब स्लाइड्स बनाते हैं और उसे माइक्रोस्कोप में देखना होता है तो उसमें स्टेनिंग करते हैं, कलर्स डालते हैं, डाइज डालते हैं। तो उसमें जब कलर डाला गया, स्टेन किया गया, तो सबसे ज़्यादा कलर किसने अडॉप्ट किया था? क्रोमोसोम्स ने। सो दे आर टर्म्ड एज कलर्ड बॉडी, दे आर नॉट कलर्ड बॉडी, दे अडॉप्ट मैक्सिमम कलर। स्टेनिंग के दौरान सबसे ज़्यादा ये कलर को अडॉप्ट करते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं कलर्ड बॉडी। अब हम अगर बात करें कि क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में क्या क्या शामिल है, तो याद रखिएगा ये आपके सामने मैंने एक पॉइंट बनाया। अब इसके कितने पार्ट्स हैं? ये जो एक सिंगल पार्ट आपको नजर आ रहा है, इट इज टर्म्ड एज क्रोमैटिड। क्या कहलाएगा ये? क्रोमैटिड। दो क्रोमैटिड्स मिलकर एक क्रोमोसोम बनाते हैं। जिस पॉइंट के ऊपर क्रोमैटिड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, it is termed as centromere, which is the center of chromosome. जहां पे एक दूसरे a point of contact between two chromatids where they intersect each other, क्रॉस करते हैं, उसको हम कहेंगे सेंट्रोमियर। इसी सेंट्रोमियर के अंदर एक प्रोटीनियस रिंग होती है जिसे कहते हैं काइनेटोकोर। तो अब इसको थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं। व्हाट इज सेंट्रोमियर? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू क्रोमैटिड्स, जहां पे दो क्रोमैटिड्स एक दूसरे को क्रॉस कर दें, उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को कहते हैं सेंट्रोमियर। एंड व्हाट इज काइनेटोकोर? अ प्रोटीनियस रिंग प्रेजेंट इन सेंट्रोमियर, जो सेंट्रोमियर के अंदर मौजूद हो, उस प्रोटीनियस रिंग को कहते हैं काइनेटोकोर। तो दो क्रोमैटिड्स दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। एक और मजेदार बात, मैं यहां पे एक डॉटेड लाइन बनाता हूं। ये जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के अपर वाला पोर्शन, इट इज टर्म्ड एज आर्म ऑफ क्रोमोसोम। इट इज आल्सो टर्म्ड एज आर्म ऑफ क्रोमोसोम। तो सेंट्रोमियर के दोनों तरफ, सेंट्रोमियर के दोनों तरफ आर्म्स होंगे, और जो पूरा एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज टर्म्ड एज क्रोमैटिड। अब ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें एक और बात समझ लीजिए। अगर एक क्रोमोसोम है और उसके दो क्रोमैटिड्स एक साथ मौजूद हैं, दोनों क्रोमैटिड्स मिलकर एक सिंगल क्रोमोसोम बना रहे हैं, ऐसे क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स को कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या नाम देंगे? सिस्टर
क्रोमैटिड्स। लेकिन अगर फर्ज करें, जैसे ये दोनों जो हैं, लेकिन अगर फर्ज करें मैं इसको ऐसे बना दूं, एक ये ए क्रोमोसोम है, ये बी क्रोमोसोम है, ए के ऊपर 1 और 2 क्रोमैटिड्स हैं, बी के ऊपर 3 और 4 क्रोमैटिड्स हैं। याद रखिएगा 1 इज सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ 2, 2 इज सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ 1, सेम केस 3 4 का सिस्टर क्रोमैटिड है, 4 3 का सिस्टर क्रोमैटिड है। लेकिन अगर आप इस 1 को 3 के साथ कंपेयर करें, इट इज टर्म्ड एज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ये याद रखिएगा, क्या कहेंगे इसे? नॉन, यानी 1 ऑफ क्रोमोसोम ए इज नॉन सिस्टर फॉर 3 and 4 ऑफ क्रोमोसोम बी। क्लियर हो गई बात? इसी तरह से 2, 1 या 2 इज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ 3 and 4 ऑफ क्रोमोसोम बी। तो ये याद रखिएगा। अब आ जाए जरा इस क्रोमैटिड को देखते हैं, ये क्रोमैटिड किस तरह का बना हुआ है। याद रखिएगा, अगर मैं इस क्रोमैटिड को अलग करके बनाऊं लाइक दिस, इस क्रोमैटिड को मैं अलग करके बनाऊं, इसको थोड़ा मैग्नीफाई करेंगे तो इसके अंदर हमें 2 फाइन थ्रेड्स इस तरह से नजर आएंगे। यानी एक क्रोमैटिड के अंदर 2 फाइन थ्रेड्स नजर आएंगे। इन फाइन थ्रेड्स को कहते हैं क्रोमोनिमेटा, और इसका प्लूरल क्या होगा? क्रोमोनीमा। क्रोमोनीमा। तो ये फाइन थ्रेड्स, 2 क्रोमोनिमेटा फॉर्म्स अ सिंगल क्रोमैटिड। इसका मतलब है कि एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमोनिमेटास होंगे? 4। ठीक है, 2 for each। क्लियर हो गई बात? पक्का? व्हाट इज द रोल ऑफ क्रोमोसोम? क्रोमोसोम बेसिकली नेचर ने बनाया क्यों है? क्रोमोसोम्स याद रखिएगा कि इट कैरी जीन्स, इसमें जीन्स होते हैं। व्हाट आर जीन्स? जीन्स आर द कैरेक्टर दैट ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो हमें हमारे पेरेंट्स से कैरेक्टर्स मिले, दैट कैरेक्टर बेसिकली इज टर्म्ड एज जीन। जीन को अगर हम बाय डेफिनेशन लें ऑन बायोकेमिकल बेसिस, कैसे डिफाइन करेंगे? जीन इज अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का वो सेगमेंट जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो प्रोटीन बना रहा है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो याद रखिएगा, अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज फॉर्म्ड बाय 3 कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड्स। 3 कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक जीन बनाएंगे जिसको हम ट्रिपलेट कहते हैं। क्लियर है यहां तक बात? तो जीन बेसिकली क्या है? जीन्स आर द हेरिडिटी कैरेक्टर्स। ये बेसिकली हेरिडिटी कैरेक्टर्स हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम? याद रखिएगा, इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरीज में? 4 कैटेगरीज में। नंबर 1 टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज टर्म्ड एज metacentric chromosome. Another is termed as submetacentric chromosome. Third one is termed as telocentric chromosome. And fourth one is termed as subtelocentric, या इसको कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। तो ये 4 टाइप्स हैं जो आपको क्रोमोसोम। अब ये जो चारों टाइप्स हैं, ये किस पे डिपेंड करती हैं? पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर पे, साइज ऑफ द आर्म्स पर। मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले, सेंट्रोमियर के दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट, अप एंड डाउन, सेंट्रोमियर के दोनों तरफ अपोजिट साइड्स पर, उन्हें हम आर्म्स कहते हैं। क्या नाम देते हैं? आर्म्स देते हैं। अब देखिए, मेटा कहते हैं इन बिटवीन को, सेंट्रिक इज सेंट्रोमियर। अगर सेंट्रोमियर के दोनों तरफ, अगर सेंट्रोमियर के दोनों तरफ जो आर्म्स हैं वो बिल्कुल इक्वल साइज में हो, तो इस तरह के क्रोमोसोम को कहते हैं मेटा
सेंट्रिक। क्या नाम देंगे? मेटासेंट्रिक। तो ये याद रखिएगा, इट इज टर्म्ड एज मेटासेंट्रिक। तो इसमें दोनों जो क्रोमैटिड्स होंगे, दोनों जो आर्म्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो इक्वल साइज्ड आर्म्स और सेंट्रोमियर लाई एट द सेंटर। सब का मतलब होता है बिलो, सब का मतलब होता है जिससे आप कंपेयर कर रहे हो उससे थोड़ा कम। मेटा मीन सेंटर, सेंट्रिक सेंट्रोमियर, यानी इसमें बिल्कुल सेंटर में था, इसमें सेंटर से थोड़ा पहले। तो आपको नजर कैसा आएगा? एक क्रोमोसोम का साइज ज्यादा, दूसरे क्रोमोसोम का इसके कंपैरिजन में कम। तो इसको हम ऐसे कहें अनइक्वल आर्म्स, अनइक्वल आर्म्स। अब आ जाए टीलोसेंट्रिक। टीलो कहते हैं टेल को, एंड को। याद है आपको, आपने चैप्टर नंबर 10 में, यकीनन 9th में भी आपने फाइलम्स पढ़े होंगे। उसमें एक था टेल्सन, किंग क्रैब की पॉइंटेड सा टेल था, या स्कॉर्पियो के जो ऊपर एक बड़ा सा वो टेल होता है, दैट इज टर्म्ड एज टेल्सन। टेल्सन कहते हैं एंड को। इसमें सेंट्रोमेयर बिल्कुल आखिर में होगा और दोनों आर्म्स एक ही जगह पर होंगे। ऐसा लगेगा सिंगल, लाइक दिस। इसको देखें, 2 फिंगर्स हैं। मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो कैसा नजर आएगा? सिंगल, लेकिन है कितने? 2। तो ये एक ही जगह पर है और बिल्कुल टिप के ऊपर, बिल्कुल एंड के ऊपर टीलोसेंट्रिक मौजूद है। तो इसमें सेंट्रोमेयर कहां लाई करेगा? सेंट्रोमेयर लाई एट द एंड, बिल्कुल एंड पर होगा। अब वही बात, सब जस्ट बिलो टीलो एंड से थोड़ा पहले। तो आपको नजर कैसा आएगा? ये सेंट्रोमेयर, एक आर्म का साइज बहुत ज्यादा होगा और दूसरे आर्म का साइज एक्सट्रीमली स्मॉल होगा, बहुत छोटा सा होगा। इसको हम कहते हैं सब टीलोसेंट्रिक, या इसको नाम देते हैं एक्रोसेंट्रिक का। क्लियर हुई यहां तक बात? तो इसमें याद रखिएगा, सेंट्रोमेयर लाइज just at the base of n, एंड की बेस से, बिल्कुल एंड से थोड़ा पहले, जस्ट बिफोर दैट, बल्कि इसको कर दें एट जस्ट बिफोर द एंड, एंड से थोड़ा पहले। इसको हम कहेंगे सब टीलोसेंट्रिक, या इसको हम कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। यहां तक बात आपको समझ आई? सो दिस इज ऑल अबाउट क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस। अच्छा, इनकी शेप के नाम भी रखते हैं, जैसे इसको कहते हैं वी शेप, इसको कहते हैं जे शेप, इसे कहते हैं एल शेप, इसे कहते हैं आई शेप। ये मुख्तलिफ इसकी शेप्स हैं। इसको हमें नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, उनमें क्या क्या मौजूद है, आर्म्स कैसे इक्वल हैं, अनइक्वल हैं, स्मॉलेस्ट है, या फिर बिल्कुल एंड के ऊपर सेंट्रोमेयर लाई करता है। दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस। इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में, काइंडली ज़रूर पूछें। मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कोई नेक्स्ट टॉपिक आप में से कोई पढ़ना चाहता है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।